आई होप आवाज वीडियो ऑडियो सब क्लियर है। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग कुलदीप, गुड मॉर्निंग रक्षा, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग सुधीर। थैंक यू एंड सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। गुड मॉर्निंग राकेश। 2020 का लास्ट डे इस साल का, इस ईयर का लास्ट डे अपन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेम टू यू नेहा। पढ़ाई कर ले क्या थोड़ी सी? बिल्कुल, आज लास्ट डे है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि आज पढ़ते नहीं है? 1 घंटा निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस की बात है वो थोड़ा अलग हो जाती है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस के थोड़ा सा अलग रहती है। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करना पड़ेगा बस। जी, बताओ अभी क्या क्या टाइपिंग हो रहा है फटाफट। आज पढ़ोगे तभी तो पूरी साल, आजकल 2 दिन पढ़ना तो बहुत जरूरी है ना। 2 दिन पढ़ोगे तभी तो अगले साल थोड़ा रहेगा स्टडी का फ्लो। सबसे जरूरी क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में हो, तो स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसको सबसे पहले कंप्लीट करने के बारे में सोचो। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है कि अपन एक दिन जो काम करेंगे वो पूरी साल होता है, ऐसा कुछ। जी बिल्कुल। पर अपनी क्लास तो कल आएगी नहीं ना, इसलिए अपन थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो जाएगा। जी, अपन चैप्टर नंबर अपना चल रहा था कौन सा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है। आई होप जितना थोड़ा सा बेसिक बताया था आप लोगों को, इंट्रो वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, गुड मॉर्निंग तोशी, वो आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, या थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ भी आया होगा। कि वो अगर बेसिक समझ नहीं आया है तो फिर आगे का भी गड़बड़ हो जाएगा सब। बताओ फटाफट। थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत समझ आया था। बेसिक सारा हो गया था ना अपना, इंट्रोडक्शन हो गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया था, देन नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अपने करा था। इंडेक्स अपनी कवर नहीं हुई थी तो वो मैं स्टार्टिंग से दोबारा करवा दूंगी एक बार। और उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और फेवर में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो दोनों चीजें वो अपन डिस्कस करेंगे। तो पीछे का थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि क्या पढ़ाया था और क्या था इसके अंदर। अब इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने शायद भेजी थी क्या आप लोगों को? भेजी थी कि नहीं भेजी थी?
भेजी थी शायद मैंने, मुझे भी ध्यान नहीं है अब, भूल भी जाती हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो उसमें सबसे इजी डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को बताई थी, दोबारा मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके पास में बुक नहीं है वो एक बार इंडेक्स से देख लेंगे, अभी दो फोन का यूज नहीं कर पा रहे हो, बाद में एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। एक तो देखो अपन ने बार बार वर्ड पढ़ा है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कुलदीप, मेरी बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 147 पेज नंबर में आएगा ये इंडेक्स। बाकी अलग अलग बुक में थोड़ा सा दे रखा है, कवर कर रखा है, पूरे इंडेक्स को कवर कर रखा है बाउंड्री बना के, तो आप उससे थोड़ा आइडिया लगा लो। जी, अच्छा किसी में 146 पे होगा, ओके। तो एक तो वर्ड अपन ने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मीनिंग मैं वापस नहीं समझाऊंगी, मैंने समझा दिया था आप लोगों को। एक होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपन ये लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी से हुआ या कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से हुआ, या फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में रखने का काम कर रही है, तो इस तरीके से सीएसआर वर्ड है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज रहेगी। ये नहीं है कि कहीं पे सीएसआर वर्ड यूज हुआ है, कहीं पे सिर्फ एसआर यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज हुआ है, तो मीनिंग दोनों का सेम ही रहेगा। पर जनरल लैंग्वेज में अपन सीएसआर वर्ड यूज करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बड़े बड़े जितने भी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का क्या यहाँ पे लाइबिलिटी बनता है सोसाइटी को लेके, उनके वेलफेयर को लेके। तो सबसे पहले यूरोपियन कमीशन डिफाइन करती है दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेस फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। ये सबसे इजी लैंग्वेज है आपके लिए, सबसे इजी डेफिनेशन है, इससे इजी डेफिनेशन आपको दूसरी नहीं मिलेगी, ठीक है। कि यूरोपियन कमीशन क्या कह रहे हैं भाई, यूरोपियन कमीशन कह रही है अपने को कि कोई भी जब अपन सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर जो भी अपन काम कर रहे हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना आता है, जो भी इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर पड़ेगा। जो भी काम अपन कर रहे हैं तो उस तरीके से अपन मैनेज करके चले कि उसका जो इम्पैक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव वे में करे या नेगेटिव वे में करे, दोनों ही इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएंगे, सोसाइटी के ऊपर जाएंगे। सेकेंड और थर्ड जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आप कहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद में देख लेना, याद कर लेना, वरना तीनों का मीनिंग जो है वो सेम है। इसलिए एक इजी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो आप कर लो, बाकी ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मीनिंग सबका एक ही है, ठीक है। बाकी बताना है तो मैं बता दूंगी, फटाफट बोलो, अलग कुछ नहीं है इसमें, सेम चीज ही है, सिर्फ मीनिंग ही बताया गया है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लर्न करने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो यूरोपियन वाला ही डेफिनेशन है, एक लाइन में ही है, जी बिल्कुल। अब सबसे पहले जब अपन इंडिया की बात करते हैं, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर इज गवर्न बाय क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब 2013, ठीक है, 1956 कंपनी एक्ट, सबसे पहले जब पूछा जाता है कि भी कंपनी एक्ट कब स्टार्ट हुआ या फॉर्मेशन की बात करें तो 1956 आएगा। उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस, ठीक है, कंपनी एक्ट में आए हैं। तो फिलहाल कंपनी एक्ट में चेंज के बाद कौन सा एक्ट इसमें ऐड करा जाता है, तो वो होगा कंपनी एक्ट 2013। अब जब 2013 के कंपनी एक्ट में काफी सारे चेंजेस आए थे, तो उसके अंदर 135 का जो क्लोज है उसमें सीएसआर वर्ड को कहीं ना कहीं मेंशन करके डिफाइन करा गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं विच आर पास्ड बाय बोथ ऑफ हाउसेज और द पार्लियामेंट, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, एंड हैड रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की फ्री कंसेंट के साथ में, और 23 अगस्त 2013 में, 2013-23 अगस्त को, और क्या करा गया था, सीएसआर वर्ड को डिफाइन करा गया था, मतलब डीपली डिफाइन करा गया था, और इसको क्या कर लिया, एक्ट के अंदर भी ऐड कर दिया गया। The CSR provision within the act is applicable to companies with an annual turnover. किनके ऊपर लागू होगा, एनुअल टर्नओवर की बात करें 1000 करोड़ से ज्यादा, वो या उससे ज्यादा, ठीक है, या तो 1000 करोड़ तक या फिर उससे ज्यादा। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा,
या फिर उतना या उससे ज्यादा, ठीक है, दोनों चीजें। और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ तक या फिर उससे ज्यादा, तीनों चीजें जहां पे मेंशन होगी, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, इन तीनों ही केसेस में और इस तरीके की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म वगैरह चलती है उनके ऊपर और सीएसआर का कॉन्सेप्ट लागू होगा, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक समझ लेना ये चीजें, फटाफट बोलो। ये तो हुआ अपना कुछ बेसिक रूल, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, सबसे पहला रूल अपने को क्या कह रहा है, द न्यू रूल विच आर एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फिजिकल ईयर की बात करी इन्होंने, जी बिल्कुल, ठीक है, जो कि अभी से मतलब हुआ है, कब से, 2014 और 15 से ही ऑनवर्ड्स। ऑल्सो रिक्वायर कंपनीज टू सेट अप ए सीएसआर कमेटी कंसिस्टिंग ऑन देयर बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कहा गया है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फिजिकल ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आया है, थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है आई थिंक इसके अंदर, फाइनेंशियल ईयर अपन इसको मेंशन करेंगे। तो ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से, और ये रूल है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। कौन सा रूल देखिएगा, क्योंकि 2013 में चेंजेस आए थे सीएसआर कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे 23 अगस्त को इन्वॉल्व करा गया था। उसके बाद 2014 और 15 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा था, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा मानते हैं भाई अपन, बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अश्वित। फाइनेंशियल ईयर बताओ। वेरी गुड अपूर्वा, बिल्कुल, चलो कॉमर्स के पक्के स्टूडेंट बन गए हो अब तो। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये कोई भी छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल ईयर है वो यही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का और ओपनिंग का एक टाइम होता है, वो टाइमिंग है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जितनी भी बैलेंस शीट वगैरह, जितनी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करी जाती हैं, उन सबका एंडिंग जो पॉइंट होता है वो होता है पर ईयर 31 मार्च, ठीक है। वहां सारी क्लोजिंग वगैरह करके और उसके बाद में नई और अकाउंटिंग बुक्स है उनको स्टार्ट करा जाता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 2014 और 15 का फाइनेंशियल ईयर, जिनमें कंपनीज को, कौन सी कंपनीज को, यहाँ पे सिर्फ कंपनीज वर्ड यूज करा गया है, तो अपन कौन सी कंपनीज मानेंगे, ये अपन मानेंगे जिनका नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, या टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे ये रूल्स। कौन से, जो फाइनेंशियल ईयर 14 या 15 में जहां से स्टार्ट हुए हैं नए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पे इन कंपनीज के लिए और क्या है, जरूरी है कि वो सीएसआर कमेटी है वो ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर सीएसआर कमेटी बनाए और उन सीएसआर कमेटी में और एक इंडिपेंडेंट क्या हो, डायरेक्टर। मतलब कि मान लीजिए 10 लोगों का या 15 लोगों का उन्होंने ग्रुप बनाया है, एक कमेटी बनाई है सीएसआर कमेटी, कि भाई ये कमेटी है, ये हम लोग स्पेशली सीएसआर कमेटी के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जितना भी सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी अपन छोटे से छोटा कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो एक कमेटी संभालेगी, ठीक है। अब उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से अपने को एक हेड, एक लीड है वो चूज करना है, वो कहलाएगा अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि अपनी बात इजीली सबके सामने रख पाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है वो फाइनेंशियल ईयर जो कि 2014-15 के अंडर में आ रहा है, उसके बाद का आ रहा है, तो उसमें अपने को जितनी भी कंपनीज है उनके लिए रूल मेंशन यहाँ पे रखा जाएगा कि एक सीएसआर कमेटी उनके अंडर में होनी चाहिए, और उन कमेटी में और एक हेड मेंबर वहां पे रखा जाएगा, जिसको अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम से जानेंगे। ये हुआ पहला चीज। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, द एक्ट इनकरेजेस कंपनी टू स्पेंड एट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट। मैंने पहले भी बताया था ये, कि जब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन अपन ने लिया था तब मैंने बताया था कि कुछ परसेंट और कंपनीज क्या करती है भाई, अलग से उनको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है द प्रीवियस ईयर ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, क्या कहा गया है भाई, जितनी भी और
CSR कमेटी कंपनीज के अंदर बनाई गई है, ठीक है, और वो क्या कह रही थी, लास्ट 3 इयर्स का, और अपन क्या देख लेंगे, लास्ट 3 इयर्स का, और नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे, ठीक है। जितनी भी कंपनीज है जिनका टर्नओवर अभी अभी अपन ने डिसाइड करा है कि इतने टर्नओवर से कम या ज्यादा, या नेट प्रॉफिट से इतना या ज्यादा, वो लास्ट 3 इयर्स का और अपना नेट प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो मेंशन करके उनका 2%, ज्यादा नहीं है, उसका लगभग 2%, और वो क्या कर लेंगे, कंपनी जो है, जितनी भी कंपनीज है, वो सोसाइटी की फेवर में उसको खर्च करेगी, ठीक है, उनको पे करेगी। तो यहां तक समझ आया क्या, जो जो मैंने बताया है? बताओ। इंडिया के अंदर CSR कॉन्सेप्ट है, वो 2013 कंपनी एक्ट में जब चेंजेस आए थे, 135 जो क्लोज है उसके अंदर मेंशन करा गया था। पार्लियामेंट है, उन्होंने परमिशन ग्रांट करी थी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनकी परमिशन के साथ में 23 अगस्त 2013 को ये लागू हुआ था रूल। उसके बाद में मैंने कहा था कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रूल हैं। एनुअल टर्नओवर की बात करें 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, नेटवर्थ की बात करें 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये कंपनीज के ऊपर लागू होगा, अदरवाइज कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में कहा गया है कि CSR कमेटी 2014 या 15 ईयर्स की जो फाइनेंशियल ईयर है, उस टाइम जो कंपनीज आई है उसके बाद आई है, उनके ऊपर रूल मेंशन हो रहा है कि आपको क्या करना है, एक एक कमेटी बनानी है, और उस कमेटी में एक इंडिविजुअल मेंबर है वो अपॉइंट करना है, जिसको अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम से जानेंगे। उसके बाद कहा गया है कि ये जो रूल्स वगैरह है, इनके लिए कहा गया है कि वो कंपनियां जो कि इस तरीके के रूल को अप्लाई कर रही है खुद के ऊपर, तो उनको लास्ट 3 इयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है वो निकाल लेना है, उसका लगभग 2%, लगभग अपन मेंशन करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लगभग 2% है, वो सोसाइटी के फेवर में ये लोग खर्च करेंगे, इतना इन लोगों के ऊपर। जी बिल्कुल। इसके बाद में और अपन नेक्स्ट इसकी प्रोविजन की बात करें कि भाई क्या कहा गया है। जी, ये कह रहे हैं कि जितना भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, वो कौन सी एक्ट की कौन सी उसके अंदर ऐड हो रही है भी, ये कह रहे हैं 7th जो शेड्यूल है, ठीक है, ये CSR के जितने भी कॉन्सेप्ट है, 7th शेड्यूल है एक्ट का, उसके अंदर सब अपने को मिलेगा, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि किसमें है, 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। और उसके बाद कहा गया है कि जितनी भी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज है, ये ऐसा नहीं है अपन अब्रॉड वगैरह के अपने इंडिया से बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी अपन बात कर रहे हैं, नहीं, इंडिया में जितनी भी एक्टिविटीज इससे रिलेटेड होती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड, सिर्फ इंडिया की जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर CSR का कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा, ठीक है। बाकी कोई भी देश की या अलग अपने इंडिया से बाहर जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। इसके बाद कहा गया है, ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि एक्टिविटीज मिंट, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई अंडर CSR। अपन अपनी कंपनी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज के लिए कर रहे हैं, तो वो CSR कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इससे बाहर जाके अगर आप सोसाइटी के मेंबर्स के लिए या फिर पर्टिकुलर किसी भी और एक्टिविटी से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, वो CSR में इन्वॉल्व माना जाएगा। जी, अब यहाँ तो हुआ अपना इंडेक्स है वो कंप्लीट। बताइए अब। इसके बाद अपना आएगा आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हर चैप्टर है वो कुछ थोड़ा थोड़ा नया कुछ सिखा के जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े थोड़ा थोड़ा दिक्कत आया था, उसके बाद में बीच में जो चैप्टर पढ़े उनमें से बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आप डेली रूटीन लाइफ में हैंडल करते हैं, तो वो चीजों में ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आया था, प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था। अब जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ऐसा है जो कंप्लीटली आपको सीखने की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ अटपटा सा है या फिर इस तरीके का, पर हर एक कॉन्सेप्ट मतलब अलग अलग है, तो अच्छा चैप्टर है।
जी, करें नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट। जी, देखो फेवर की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ इतना ही बोला है, और नेक्स्ट वाला अपने को आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है, तो इट मीन्स पहला वाला फेवरेबल है पॉजिटिव तरीके से, ठीक है। इन दोनों में देखिएगा डिफरेंस अपने को ये मिलेगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फेवर, ठीक है, सोसाइटी को लेके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फेवरेबल पॉइंट्स है वो अपने सामने रखे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ये कह रहे हैं जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, ठीक है। क्या कहा गया है, अपन बात कर रहे हैं सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिसमें ये कहा गया है, ये माना जाता है कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज है, अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी अपन किन के लिए कर दे रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर दे रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ कर दे रहे हैं, तो उनसे कुछ भी अलग नहीं माना जाएगा। जैसे कि बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है, थ्रू profit motive is an important justification for undertaking business activity. It should be looked upon an outcome of service for the people. ये सब छोड़ दो, मैं थोड़ा इजी वे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये कहते हैं कि कोई भी, जब अपन बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो कोई भी बिजनेस की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो अपने सामने आता है वो ज्यादा से ज्यादा और क्या कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ये चीज तो आप भी एग्री करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब एक स्टार्टिंग करती है तो उनका प्लस पॉइंट या एक पहला जो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है। और उसमें रिसोर्सेज वगैरह या जो आउट इनपुट अपन ऐड कर रहे हैं वो हो अपना मिनिमाइज, और आउटपुट जो अपने को मिले वो कैसा हो, इससे मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट अपने को मिले, ठीक है। इसके बाद में सॉरी, इसके बाद में कहा गया है कि भाई इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज अपन करते हैं तो ये समझना चाहिए कि भाई द प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली थ्रू कंटिन्यूअस सर्विस टू सोसाइटी। ये लाइन है, ये पूरे के पूरे पॉइंट को डिफाइन कर देगी। द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, लगातार अपन लॉन्ग टर्म के बिजनेस की सक्सेस की जब अपन सोचते हैं या लंबे टाइम के बिजनेस सक्सेस के बारे में अपन जब सोचते हैं या उसके बारे में ये कर रहे हैं कि अपन ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ ले, ज्यादा से ज्यादा गुडविल अपने को मिले, तो जरूरी है जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं, जितने भी सोसाइटी के एक पर्टिकुलर एरिया है, उनको कंटिन्यूअस अपन सर्विस प्रोवाइड करवाए, वो भी किस बिहाफ पे, क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि देखो, मैं बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करूँ ना तो सीएसआर कुछ अलग नहीं है। सीएसआर के अंदर क्या कहा जाता है, जहां जिस सेक्शन को जरूरत है आप वहां पे जितनी भी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाओ। गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम आप लोगों को बाउंड ना करें, जैसे कि इतना टर्नओवर है उसके बाद में आपको 2% है वो करना है, तो क्या खुद से सोसाइटी का कोई भी मेंबर है वो इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए खुद को आगे रखेगा कि नहीं रखेगा, बताओ फटाफट। जैसे कि गवर्नमेंट ने फोर्स नहीं करा है कि आप टैक्स पे करो, तो आप टैक्स पे करोगे क्या, बताओ। कुछ बेसिक रूल्स हैं, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो वो रोड टैक्स आपको पे करना है, ठीक है। वो रोड टैक्स कहीं ना कहीं घूम फिर के अपनी ही फैसिलिटी के लिए वापस आ जाता है। और इसके अलावा इनकम टैक्स आप पे करते हैं, अलग अलग फॉर्म में आप बहुत तरीके से टैक्स पे करते हो। मूवी वगैरह देखने जाते हो टैक्स पे आप करते हो, होटल वगैरह में आप जा रहे हो बिल के साथ में ऐड करेंगे, अदर आपने कोई सर्विसेज ली है, ठीक है, उनमें आप टैक्स पे करेंगे। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट के और अपने दोनों के फेवर में है, जिनसे क्या हो, थोड़ा थोड़ा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में कुछ भी पे करा जाता है तो उनका जो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो लंबे टाइम के लिए नहीं चल पाता। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं दे सकती हूँ उस तरीके से कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फैसिलिटी मिलेगी हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड, अगर थोड़ा थोड़ा पे करने के लिए कहा जा रहा है
तो वो चीज जैसे आपने पीछे अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह दे रही है, तो मिनिमम एक पॉलिसी के अंदर 12 रुपीज, 12 रुपए का एक अमाउंट दिया गया था, याद हो तो आपको, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इस तरीके का था ना। तो उसके अंदर क्या था, ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि आप 12 रुपए एक पर्सन से लेने भी 12 रुपए क्या हो जाएगा, पर उसका ऑब्जेक्ट ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं देना, मिनिमम आपसे वसूला जाना चाहिए ताकि दिमाग में पॉजिटिव चीजें रहे। अच्छा, इंडिया में तो क्या होता है, जहां भी ये हो कि भाई फ्री मिल रहा है, तो फ्री मिल रहा है मीन्स क्या हो रहा है, एक तो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज पक्का है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्कुल खराब से खराब जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया जा रहा है। इस तरीके का थिंकिंग है इंडिया के अंदर। जी, जैसे कल ही की न्यूज आई थी, कल ही न्यूज देखते हो क्या कोई? न्यूज के लिए तो टाइम नहीं मिलता होगा वैसे, कहाँ न्यूज वगैरह देखना, देखते हो न्यूज? तो बिजी शेड्यूल में से कहाँ टाइम निकाल पाओ न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज चैनल्स वगैरह के लिए। जी बिल्कुल। कल की एक न्यूज आ रही थी, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जैसे अभी जो फार्मर्स वाला प्रोटेस्ट चल रहा है वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी पैसा तो गवर्नमेंट ने लगाया है पर रेडी किसके लिए करा गया है, पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है, उन सबको तोड़फोड़ करी जा रही है। तो वहां पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का प्रोटेस्ट आप करिए पर उसमें एटलीस्ट आप पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान मत पहुंचाइए, ये तो मेरी नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये तो आप लोगों का ही पैसा है और आप लोगों के लिए बनाई गई है। फर्स्ट ये चीज। जी, उसके बाद में सेकंड अपना एक इसमें ये आया था कि इंडिया के अंदर हर साल बहुत सारे ब्रिज वगैरह बनते हैं, बहुत सारी रोड वगैरह बनती है, बहुत सारी सुंदर सुंदर जैसे अलग अलग बहुत सारे इस तरीके के ब्रिज वगैरह, रोड वगैरह बहुत अच्छी अच्छी होती है, जिसपे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है कि भाई रोड पे इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह लगा दी या बहुत ही कलरफुल लाइट्स वगैरह लगा दी, और जिनका ओपनिंग अभी बाकी है, ठीक है, 6 महीने बाद ओपनिंग बाकी है, और अभी से वर्क है वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वर्क ऑन प्रोसेस चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 6 महीने बाद जब ओपनिंग के टाइम आके देखते हैं कि भाई क्या हाल है, तो पता चलता है कि भाई जितनी भी रोड पे लाइट्स थी या जितने भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई रखी थी वो सब क्या है, गायब है। ठीक है, तो इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपना ही पैसा है फिर भी, और फैसिलिटी है उनको आगे नहीं जाने देते, और इन सब की भी चोरी हो जाती है। न्यूज में पर्टिकुलर यही आ रहा था बिल्कुल रात को कि इंडिया में, और एक तरफ अपन ये कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, फैसिलिटी नहीं देती या रोड कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करती, और जब किया जाता है ट्रेन वगैरह में बहुत सारे आप देखोगे कि पटरी वगैरह पे आप देखोगे, स्टेशन वगैरह पे आप देखोगे, तो लोग क्या करते हैं, भी छोड़ते ही नहीं है, अपने घरों में सारी सुविधा है वो रोड से ले जाके घर में ऐड कर ले। जी, तो इस तरीके की एक्टिविटी ना हो, बहुत होता है, जहां पे पैसा पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंच पाता, लोग टैक्स पे नहीं करते, उसमें भी घपलेबाजी कर देते हैं, अपनी इनकम को कम दिखा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चली हुई हैं, जिन लोगों को उनका मतलब एक्चुअल में बेनिफिट मिलना चाहिए उन लोगों को बेनिफिट मिल ही नहीं पाता, और बाकी जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो लोग बीच में, और मतलब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के उन सारी स्कीम्स को लूट ले जाते हैं, और जिन लोगों को उनकी जरूरत है उन लोगों तक वो फैसिलिटी पहुंच ही नहीं पाती। इस तरीके के इंडिया में आए दिन होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, बहुत ज्यादा करप्शन है हर एक, हाँ, हर एक लेवल पे, हर एक पॉइंट पे होता है इस तरीके का। तो आप भी डेली रूटीन में देखते हैं लाइफ में, और थोड़े से और समझदार हो जाओगे तो, और बाकी हो रखे हो समझदार तो सबसे पहले अपन कि कोई भी बात अपन इस तरीके का जब कर रहे हैं, कोई नहीं बात नहीं है, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो क्लास में भी।
नालायक। तो सबसे पहले कि अपन जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स को यहाँ पे अपन देख रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉइंट में सबसे पहला जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। रेगुलर बिहाफ पे अगर ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, तो मार्केट हेड कौन है? मार्केट हेड है आपके कंज्यूमर, जो कि सोसाइटी के मेंबर्स हैं। उनको सेटिस्फाई करिए और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंटिन्यू प्रोसेस में एक अच्छा वेलफेयर का काम आप करते रहे। दूसरा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ये भी एक फेवरेबल वर्क कहा गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कोई भी एक फर्म है वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट तब ले सकती है जब उसका एक अच्छा ऑब्जेक्ट जो है वो सोसाइटी की सर्विस करना हो, ठीक है। सोसाइटी के लिए मतलब प्रॉफिट लेके आना हो, या सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज लेके आनी हो, इन सब चीजों में। अब इसमें कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो कि क्या है, जैसे वर्कर हो गया, कोई भी कंज्यूमर हो गया, या फिर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय वगैरह हो गया, ये सब जो मेंबर्स हैं, देखो वर्कर्स, कंज्यूमर, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स वगैरह हैं, जो कि क्या है भाई, सोसाइटी के मेंबर्स कहलाएंगे। ये सब मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज चलती हैं, और जो क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये पॉइंट आपको समझ आएगा। गर्ल्स एजुकेशन के नाम पे बहुत सारी जो ट्रस्ट वगैरह है ये चलती है, ठीक है, जिनमें क्या शो करा जाता है, ये शो करते हैं कि भाई हम लोग आप मतलब इस तरीके से शो भी क्यों करा जाता है कि हम लोग गर्ल्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स इंप्रूवमेंट के लिए, गर्ल्स एम्पावर के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स माफ कर देती है। टैक्स माफ करने के लिए और इस तरीके का बहुत सारा रखा जाता है कि हमारी जो कॉलेज है, हमारी जो स्कूल है, वो एज एन ट्रस्ट चल रही है, या फिर हम गर्ल्स इंप्रूवमेंट के लिए इतना कर रहे हैं, या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह है, वो अपना एक मेन जो पॉइंट होता है, हेडलाइन होती है, वो इस तरीके से अपना शो करके रखते हैं। तो इन सबसे क्या होता है, टैक्स उनका माफ हो जाता है काफी हद तक, टैक्स उनको पे नहीं करना पड़ता। अब टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, फिर भी वो सोसाइटी के लिए गर्ल्स एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, कुछ इस तरीके के लोग जिनमें चाहे वो वर्कर हो या कंज्यूमर हो या वो शेयर होल्डर हो या फिर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, जिनमें अपने को ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे, अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, अपना जो कॉर्पोरेट करने का काम उनको करा था, ठीक है, वो पीछे ले लेगी, ठीक है, उनको वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। तो इस तरीके से जरूरी है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो आप अच्छे तरीके से फेवर के अकॉर्डिंग ही आप करो, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करने का काम करेगी। अगर आपने ये शो कर रखा है सिर्फ कि भी गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए हम लोगों को चाहिए या फिर टैक्स हम लोगों को नहीं भरना पड़े, तो इन फ्यूचर अगर इस तरीके का कुछ भी सामने आता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, फिर आपको अपने बिहाफ पे जो भी करना है वो अपने बिहाफ पे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कुछ भी अच्छा एक वर्क करते हो सोसाइटी से रिलेटेड तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। 2 पॉइंट यहाँ पे हुए हैं। थर्ड जो अपना पॉइंट है वो देखो बिल्कुल बताया गया है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या कर रखा है भाई अपन सबसे, और मेन चीज इसमें टैक्स वगैरह है, यही अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। कहा गया है कि कोई भी बिजनेस होल्डर हो, चाहे वो कोई ट्रेडर वगैरह हो, व्यापारी वगैरह या मर्चेंट वगैरह जो कि बिजनेस को करते हैं, तो वो बहुत सारे गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है उन सबको अवॉइड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये कहा जाता है कि जो भी बिजनेस होल्डर्स वगैरह है उनके लिए जरूरी है कि वो जितने भी कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन सबको एक्सेप्ट करें, ना कि नेग्लेक्ट करें। अगर वो इस तरीके से कुछ भी करता है तो ये चीज भी गलत मानी गई है, ठीक है। तो इस फेवर में अपन ने 3 चीज पढ़ी है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, सेकंड अपन ने पढ़ा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, और थर्ड अपन ने यहाँ पे किया है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। जी, फोर्थ पॉइंट जो अपने सामने आ रहा है वो है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी के लिए क्या कहेंगे बताइए।
देखो कुछ जो बिजनेस मतलब फर्म्स होती है वो ये सोचती हैं कि अपन क्या करें, रूल रेगुलेशन है इन सब से बच पाए। तो हर एक कंडीशन में, ठीक है, या फिर हर एक प्रॉब्लम के लिए रूल नहीं हो पाता। जैसे कि अपन ये सोचिए कि भाई अपन आज मैं एक बिजनेस फर्म लेके बैठी हूँ, तो मुझे जिस तरीके से प्रॉफिट हो मैं उस तरीके के रूल रेगुलेशन मेंशन करूँ। ठीक है, इसके बाद में अपूर्वा चाह रही है कि उन्होंने कोई फर्म स्टार्ट कर रखा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन मेंशन करके चले। राकेश अपने अकॉर्डिंग चाह रही है, ठीक है, रोहित है, रक्षा है, नेहा है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हम लोगों को जैसे प्रॉफिट हो वैसे रूल रेगुलेशन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व करके चले। तो क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी क्या, बताइए। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है तोशी, मैं दोबारा बता दूंगी, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, मैंने देखा नहीं था। बताओ। कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग फर्म, छोटी छोटी स्मॉल कॉटेज फर्म्स है। जी बिल्कुल, सारे रूल अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कॉमन रूल सबके फेवर को देखते हुए और इन्वॉल्व करती है। अगर अपन ये सोचते हैं, कुछ ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, कुछ मर्चेंट्स ये सोच रहे हैं कि भी जितना प्रॉफिट उनको बिजनेस से मिलना चाहिए वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस के अलावा जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है उन सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। देखो इसमें कहा गया है कि देखो पीपल वो फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द बिजनेस मे रिसोर्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जिनको अपन एंटी सोशल एक्टिविटीज की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं जो कि बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, उन सब एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करने का काम कौन कर रहे हैं भाई, बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। आप वही एक्टिविटीज करिए जो कि सोसाइटी के लिए भी और आप लोगों के दोनों के फेवर में यहाँ पे इन्वॉल्व हो। ठीक है जी। तो ये हुआ अपना थर्ड पॉइंट, वापस बताना है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या कहा जाता है भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि अपन क्या कर देते हैं, एक लाइन इसके अंदर कही गई है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ए बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम। काफी लोग ये समझते हैं कि भी रूल रेगुलेशन जो इन्वॉल्व हो रहा है वो कंट्रोल लेके आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम। अगर मैंने जो एग्जांपल जस्ट अभी दिया है वो एग्जांपल इसमें आप ऐड कर सकते हो कि अलग अलग अपन सभी अपने हिसाब से जब कोई काम करते हैं तो अपन अपनी और फैसिलिटी को देखते हुए रूल्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि किसी के भी फेवर में नहीं आएगा। इसलिए कुछ कॉमन रूल्स है जिनको अपन सबको फॉलो करना चाहिए, और जब अपन इन सब कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं तो फ्रीडम पे लिमिट आता है। फ्रीडम पे लिमिट जिस तरीके से, जैसे कहा गया है कि भाई 500 आपको करोड़ है, टर्नओवर इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको पर ईयर इतना देना ही देना है, 2% ये परसेंट, तो अपन उस चीज में क्या कर रहे हैं, अपना एक कंट्रोल है। ठीक है, और अगर इस तरीके का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं आ रहा तो अपन बिल्कुल फ्री रहेंगे, और वो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की फेवर में गलत होगा। तो यहाँ पे कहा गया है थर्ड जो अपन पढ़ रहे हैं, कि ये माना जाता है कि कोई भी ट्रेडर वगैरह है, ठीक है, वो अपनी और फैसिलिटी को देखते हुए, ठीक है, अपने को ये पता है कि भाई आज मैं गवर्नमेंट सेक्टर से अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रही हूँ, ठीक है, कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है वहां से कोई भी बिजनेस मैं करना चाह रही हूँ और पार्टनरशिप में मुझे वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट और उसके नेगेटिव पॉइंट दोनों चीजें तो पहले मैं देखूंगी ना, ये तो मेरे लिए पॉजिटिविटी होगी और ये मेरे लिए नेगेटिविटी होगी। दोनों चीजों को, दोनों रूल रेगुलेशन को देख के उसके बाद में अगर मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो उसके बाद इन फ्यूचर जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे वो आपको एक्सेप्ट करने ही करने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन को और बिल्कुल आप अच्छे से देखिए, और उसके बाद में और जहां भी आपको लगता है आप उनको इजीली, अगर आपके फेवर में है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चीज इन्होंने बोली है। जी, अब यहां तक बिल्कुल ईमानदारी से बताना मुझे
4 पॉइंट अपने देखे हैं। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, सेकंड है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, थर्ड है अपना अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। ये 4 पॉइंट में अगर कोई भी दिक्कत आई है तो बताइए। समझ आ गई नहीं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। बाकी बिल्कुल बता देना आराम से, अभी तो आराम से बता दो, अगर नहीं समझ आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4th पॉइंट बता दो अश्विन। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी की बात करी गई है, कौन बताएगा? बताओ थोड़ा सा, उसके बाद में फिर मैं बताती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी की बात करी गई है। The argument here is that laws cannot be passed all over possible circumstance। क्या बोला गया है? जितने भी सिचुएशन होते हैं अश्मित, उन सब के लिए जरूरी नहीं है कि रूल रेगुलेशन बने ही हो। ठीक है, पीपल हु फेल दैट they are not getting their due from the business may resort anti-social activities, not necessary government by law। कुछ ट्रेडर या कुछ बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि हम लोग जितना प्रॉफिट कमा सकते थे उतना प्रॉफिट हम अपने बिजनेस से नहीं कमा पाए हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं भाई, बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं जो कि फेवरेबल नहीं है। आप तो ये मान के चलो कि ऐसे एक्टिविटीज जो कि अपने को, बिजनेसमैन को या किसी भी एक सोसाइटी में रहने वाले पर्सन को नहीं करनी चाहिए, तो उन सब एक्टिविटीज का वो सहारा लेते हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उनका हो। तो ये कह रखा है इस तरीके की एक्टिविटीज जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो भी आप एक, ये कह रखा है साफ साफ इसके अंदर कि आप एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और एक सोसाइटी के, तो आपको जो भी रूल रेगुलेशन आपके फेवर में दिया गया है वो सब आप हमेशा एक्सेप्ट करके चले, क्योंकि हमेशा हर एक पॉसिबल रूल रेगुलेशन है वो सबकी फैसिलिटी को देखते हुए नहीं बन पाता। तो जिस तरीके से जो भी रूल रेगुलेशन दिया गया है, जरूरी है कि वो सब लोग बिल्कुल लाइबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर एक बिजनेसमैन को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यही एक सपोर्ट करने का या सोसाइटी को फेवर करने का मतलब सबसे अच्छा एक रिसोर्स हो सकता है। ये है 4th पॉइंट के अंदर कि मेंटेन करके चलना है अपने को सोसाइटी को, जिस तरीके से जो जो गाइडलाइन दे रखी है उन सबको फॉलो करके आप चलिए। ठीक है अश्विन, समझ आया? जी हाँ, 15 मिनट्स बचे, मुझे पता है, क्या करे तो बताइए। जी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, ये कह रखा है कि 5th जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का अपन किस तरीके से यूज करें। ठीक है, बहुत ही दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। अपने पास बहुत अच्छे अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कह लीजिए या ह्यूमन
रिसोर्सेज आप कह लीजिए, जिनका यूज अपने को किस तरीके से करना है। और ये जितने भी एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसोर्स कहलाता है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का, कि अपने पास अगर पैसा है तो अपन इजी से इजी जितनी भी प्रॉब्लम अपने पास आएगी वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि बिजनेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स इन दोनों का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल बोला जाता है, कि फाइनेंशियल रिसोर्स अगर अपने पास है और ह्यूमन रिसोर्स है तो अपन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने कह रखा है कि कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे और बहुत स्किलफुल क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो अपने पास यहाँ पे एक अच्छे से अच्छा रिसोर्स ये माना जाता है कि अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात कर रहे हैं तो देखो लास्ट लाइन इसमें बोली गई है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कैन ए पूल ऑफ मैनेजरियल टैलेंट एंड कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है, दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि पैसा है, सिर्फ पैसा है, अपने पास मैन मेड या कोई भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो भी अपन कोई बिजनेस है वो नहीं कर सकते। अगर सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स है, पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो भी कोई बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो कहा गया है business has a pool of managerial talent and capital resources supported by years of experience in organizing business activities. It can help society to tackle its problem better and huge financial and human resources at the disposal। यानी किस टाइम किस चीज को यूज करना है वो अपन इजीली यहाँ से पता कर सकते हैं। बस अपने पास किन दो चीजों की जरूरत होनी चाहिए, एक है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है स्किलफुल टैलेंट जो मैनेजरियल एक्टिविटी है, जिसको अपन एचआरएम भी कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपन इजी सोल्व कर सकते हैं। ये आपका हुआ फिफ्थ पॉइंट। फेवर में वर्क कर रहे हैं कि फेवरेबल कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इजी है, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज क्या कहा गया है कि कोई भी बिजनेस मैन है या एक बिजनेस होल्डर है जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत सारी इस तरीके की सिचुएशन है, अगर उनमें टैलेंट है और स्किल है तो वो इजीली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको अपॉर्चुनिटीज में चेंज कर सकता है। एग्री करते हो कि नहीं करते, ये चीज बताइए। कह रखा है यहाँ पे related with the preceding argument, in this argument that business with its glorious history, ग्लोरियस हिस्ट्री, ठीक है, कि पीछे की जो भी वे हिस्ट्री इनकी रही है, बहुत ही ज्यादा रिस्क इनको पड़ा है। उसके बाद में कन्वर्टिंग रिस्क सिचुएशन इनटू प्रॉफिटेबल डील कैन नॉट ओनली सॉल्व सोशल प्रॉब्लम बट इट ऑल्सो मेक इफेक्टिवली यूज बाय एक्सेप्टिंग द चैलेंज। अगर कोई भी इस तरीके की सिचुएशन में अपन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपना जो भी काम है वो कंप्लीट करते हैं, तो ये कह रहे हैं बुरी से बुरी जो कंडीशन है वो भी इजीली अपॉर्चुनिटीज के अंदर चेंज हो सकती है। कुछ पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड ऐसे ही कर रखे हैं, बाकी मतलब नहीं है, पॉइंट्स सिर्फ बढ़ाए गए हैं, बाकी ज्यादा कुछ मतलब ही नहीं है, खींचा गया है इसको, पर अपने को दिया गया तो पढ़ना पड़ेगा। तो आज दो पॉइंट है वो मैं नहीं करवाऊंगी, वो मैं यहीं पे छोड़ूंगी। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अपने फेवर में पड़े हैं, एक बार रिपीट कर देती हूँ, देख लेना, कुछ पॉइंट रह गया हो, समझ नहीं आया हो तो बता देना। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस ग्रोथ समझ आ गया था यू। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस एंड कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। ये पॉइंट अपन ने 6 पढ़े हैं और 2 पॉइंट अपन अगले में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए आई थिंक बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगी तो यही ऊपर से गया होगा मेरे को लग रहा है। अभी टाइम है, भागना नहीं है किसी को। नहीं, अभी कुलदीप सबसे जल्दी है, कुलदीप को भागने की। दो मिनट पहले अगर कोई पॉइंट खत्म करा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाग जाओगे।
न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, घर पे रह के करो, ठीक है। सेलिब्रेट करने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। वैसे तो देखो सेलिब्रेशन वाला कुछ ऐसा है नहीं, पूरा साल जो निकला है बड़ा ही अजीब सा निकला है साल। जी, थैंक यू नेहा। अभी मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी, अभी फ्री कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा पूरा साल रही अपना 2021। 2020 का कुछ भी इसमें ज्यादा रिपीट ना हो। हैप्पी न्यू ईयर अपूर्वा, हैप्पी न्यू ईयर तोशी, हैप्पी न्यू ईयर रक्षा। बिल्कुल, एकदम अच्छा सा वेलकम हो अपने 2021 का, ठीक है। जो भी कोविड की जितनी भी सिचुएशन आई है वो कम से कम सब लोग अच्छे से रहे, खुश रहे। हैप्पी न्यू ईयर मोहित, सुधीर, हैप्पी न्यू ईयर विकास। ठीक है, कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक देखो 2020 का लास्ट क्लास अपन अटेंड कर रहे हैं आज, 2021 में अपन मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। जो भी चाहते हो, जितना भी करियर सक्सेस है, सब आपको अच्छे से अच्छा मिले, क्योंकि 11th खत्म करके 12th में इन्वॉल्व हो जाएंगे आप 2021 में। बाय सुधीर मैम, अब नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर मिलेंगे अश्मित। ओके ओके तोशी, वेलकम तोशी, वेलकम अपूर्वा। बाय रक्षा, बिल्कुल बाय अपूर्वा, बाय विकास।